स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज फ्रॉम द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज जो हम लेके आए हैं वो है कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट, और ये होगा आपका बोर्ड्स के लिए। सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं भैया, इस बार हम डालेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड दीज आर माय ऑल इंडिया रैंक इन दीज रेस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड मेनी IITians अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 एज वेल एज डॉक्टर्स। राइट, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ मैं अपने बारे में और बता देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट, इस पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जेई, नीट एज वेल एज बोर्ड्स के लिए बहुत 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 ही अच्छी बनाई गई है इन जस्ट 99 रुपीज। राइट, आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बना सकते हैं यूजिंग एनिमेटेड वीडियो। तो आप एनिमेटेड वीडियो का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये बहुत ही मार्जिनल प्राइस में है। इसके अलावा यू कैन डाउनलोड फ्री ई बुक्स फ्रॉम आर ई लाइब्रेरी। तो जाइए, चैनल पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और सब चीजें एक जगह पे पाइए। राइट, तो बढ़ जाते हैं आगे। तो आज का कोट ऑफ द डे क्या है? ऑलवेज एंड द डे विद अ पॉजिटिव थॉट, नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स वर्क, टुमारो इज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बेटर। तो राइट, आई होप आप मोटिवेटेड भी हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर में सबसे पहले क्या बात करेंगे भैया? केमिकल काइनेटिक्स है। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है भैया केमिकल रिएक्शन का रेट मैं जानने की कोशिश करूंगा थ्रू केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब रेट, बेसिकली सिंपल सी बात है। केमिकल रिएक्शन का रेट पता करना है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन कितने तरह की होती है। रिएक्शन मोटी मोटी देखें रेट के बेसिस पे तो 3 तरह की होंगी, स्लो, इंटरमीडिएट एंड फास्ट। तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है भाई? आपकी एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होती है? फास्ट होती है। स्लो रिएक्शन की बात करूं तो कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, ये भी क्या होती है? बहुत 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 स्लो होती है, इसलिए कहा जाता है हीरा है सदा के लिए। नेक्स्ट इज योर इंटरमीडिएट। जो भी इन दोनों के बीच में आएंगी वो सभी क्या होगी? इंटरमीडिएट काउंट की जाएगी, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो रिएक्शन है इनका मुझे रेट पता करना है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? केमिकल काइनेटिक्स। और हम बात करेंगे हमारा रेट होता क्या है। राइट, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, उसको मैं क्या कहूंगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन क्या है? ये है। मेरे पास रिएक्शन क्या है? ये है। तो और मुझे फाइंड क्या करना है? इस रिएक्शन का रेट फाइंड करना है। तो रेट दो तरह का होगा। रेट कितने तरह का होगा? दो तरह का। एक होगा आपका एवरेज रेट और एक होगा आपका क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। राइट, तो सबसे पहले बात करूंगा किसकी? एवरेज रेट की। ठीक है जी। तो अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये क्या होगा? आपका रेट। और अगर ये टाइम टेकन ज्यादा होगा तो आपका जो रेट होगा वो कैसा होगा? एवरेज रेट। इसलिए यहां पे क्या यूज किया है? डेल्टा यूज किया है। तो डेल पी बाय डेल टी ये क्या होगा? आपका एवरेज रेट। डेल आर बाय डेल टी ये क्या होगा? आपका एवरेज रेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। माइनस साइन लगाया है हमने। रिएक्टेंट आर क्या है? रिएक्टेंट पी क्या है? प्रोडक्ट। हमने रिएक्शन ली थी ना, तो आर क्या है? रिएक्टेंट, पी क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन लगाया है और प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है टाइम के साथ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो अगर मैं सिर्फ डेल आर बाय डेल टी लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव रेट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे? माइनस साइन लगाया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे भाई। इंस्टेंटेनियस रेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा रेट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? माइनस डी आर ओवर डी टी या फिर प्लस डी पी ओवर डी टी। राइट,
आई होप आप सभी को क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैंने डी यूज किया है और यहाँ पे डेल, डेल का मतलब होता है लार्ज चेंज और डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो कम टाइम में या फिर एक बहुत स्मॉल इंटरवल में, वेरी 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 इन्फिनिटेसिमल स्मॉल इंटरवल में, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल में मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन नोट की, उसको मैंने क्या कहा, इंस्टेंटेनियस रेट, उसको मैंने क्या कहा, इंस्टेंटेनियस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। एवरेज रेट वो और थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर लिखना है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्योंकि आर की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। तो डेल आर बेसिकली ये नहीं है, डेल आर है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा इसलिए बाहर क्या लगाया है, नेगेटिव का साइन लगाया, डिवाइडेड बाय आपका T2 बाय T2 माइनस T1, और इसको मैं निकालूंगा तो यही आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना इंक्रीज हुआ भाई, डेल पी से इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि P2 माइनस P1 हुआ होगा, इतना ही इंक्रीज हुआ कितने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेट लो की। रेट लो मेरे को ये बताता है कि मेरा रेट किस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। चलिए जी बहुत बढ़िया, जल्दी से बात करते हैं। तो रेट लो क्या है, एक्सप्रेशन इन विच रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू या फिर सेम एज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है AABBCCDD, है ना, ये AABBCCDD है ना, ऐसा दे रखा है। तो A और B क्या है इसमें, रिएक्टेंट, और स्मॉल a और स्मॉल b क्या है मेरा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे ही C और D क्या है, प्रोडक्ट, और स्मॉल c और स्मॉल d क्या है मेरा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मेरा जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन पे, है ना। तो मेरा जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, A की कंसंट्रेशन पे और B की कंसंट्रेशन पे, और इसकी कुछ पावर होगी जो हो भी सकता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर और नहीं भी। तो इसकी पावर में क्या लिख रहा हूं, x और y, और ये x और y A और B के, ये जो A और B दे रखा था इसके बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो मेरा रेट क्या आता है, रेट के A की पावर क्या, x और B की पावर क्या, y, जो कि मुझे कहां दे रखा है, यहां दे रखा है, राइट। और मैं जब रेट निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो ये क्या आएगा, माइनस dr ओवर dt। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा रिएक्टेंट के केस में। और रेट में प्रोडक्ट से भी निकाल सकता हूं, तो प्रोडक्ट के केस में क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट के केस में आएगा dp ओवर dt। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। बहुत बढ़िया जी। तो बात करते हैं किसकी, रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, तो मैंने निकाला था क्या, रेट लो निकाला था ना। तो रेट क्या था मेरा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो रेट कांस्टेंट क्या है मेरा, के, और ये किसके बराबर होगा, ये रेट के बराबर होगा। कब, जब ए की कंसंट्रेशन भी 1 होगी और बी की कंसंट्रेशन भी 1 होगी। जब कंसंट्रेशन क्या होंगी, यूनिटी होंगी, तो मैं रेट कांस्टेंट मेरा किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो रेट क्या है मेरा, के बराबर है जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो, यूनिटी होगी। नेक्स्ट टर्म आती है ऑर्डर। ऑर्डर मेरा क्या होता है, ये सम ऑफ द पावर, जो रेट लो मैंने लिखी ना, रेट के ए की पावर x और b की पावर y, ये सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लो एक्सप्रेशन। ये रेट लो एक्सप्रेशन है मेरा। इस रेट लो एक्सप्रेशन में जो ये x और y दे रखा है, इनको मैं सम कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए हो तो मेरा क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, x, और सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए हो तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, y। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड rate constant, and sum of the power of the concentration term in rate law expression is called my order। I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर आपका कैसा हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है।
और ऑर्डर से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं किसकी, रेट कांस्टेंट की, तो जीरो ऑर्डर के लिए आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, वहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी पर सेकंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट है भाई, ये ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये। और सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और अगला पॉइंट है मेरा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट। रेट को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर मेरा क्या है भाई, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, अभी मैंने देखा मेरा रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ज्यादा, तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर, राइट। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा रेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। मेरा रेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और हर 10 डिग्री बढ़ाने पे मेरा रेट जनरली डबल या ट्रिपल हो जाता है, राइट। तो इंक्रीजिंग द इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपका जो रेट है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकम ऑलमोस्ट डबल विद 10 डिग्री राइज, यानी हर 10 डिग्री बढ़ाने पे जनरली क्या करता है, रेट डबल हो जाता है। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट डालने से भी मेरा रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेरे कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं जनरली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर आज के टाइम पे जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसी की बात कर रहे होते हैं एज अ कैटलिस्ट। नेगेटिव जो कैटलिस्ट होता है वो पॉइजन होता है, जो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। क्यों, क्योंकि ये पाथ चेंज कर देता है, और थोड़ी देर में आप पढ़ोगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज योर सरफेस एरिया। आप जब सरफेस एरिया ज्यादा रखते हो रिएक्टेंट का, जो रिएक्ट करने वाली स्पीशीज है उसका रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जब आप ज्यादा रखते हो तो आपका रेट क्या कर जाता है, उनका जो कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा, उनकी जो कोलाइडिंग पावर है या एक कांटेक्ट जो है बढ़ने से उनके प्रोडक्ट में तब्दील होने की टेंडेंसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और होगा क्या, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रेट कम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ज्यादा होता है। और क्योंकि कैटलिस्ट डालने से आपको एक ऐसा पाथ मिलता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज, तो रेट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। आई होप आप सभी को यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है ना, बोर्ड का एग्जाम है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म of the reactant in the rate law expression, in the rate law expression is called your order of the reaction, right। I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर हमारा जीरो हो सकता है, ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन हो सकता है, ऑर्डर हमारा नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर हमारा पॉजिटिव हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, एक और टर्म आती है विच इज मोलिकुलैरिटी, राइट। मोलिकुलैरिटी क्या होती है कि मान लो आपकी एक रिएक्शन है, ए और बी रिएक्ट करके आपको सी प्लस डी दे रहे हैं, तो कितने रिएक्टेंट आपके एक साथ कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके दिखा रहे हैं, वो क्या होगी, मोलिकुलैरिटी, राइट। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन कोलाइडिंग टू ब्रिंग आउट अ रिएक्शन, या फिर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ कितने रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो क्या होगी, मेरी मोलिकुलैरिटी होगी। या फिर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड माई मोलिकुलैरिटी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मोलिकुलैरिटी क्या हो गई भाई, ये हो गई आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मोलिकुलैरिटी क्या हो गई, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ऊपर ये दिखाई नहीं देती। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर ही नहीं सकते, इसलिए 3 से ज्यादा दिखेगी नहीं। ऑलवेज इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहूं तो, आई होप, राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, मोलिकुलैरिटी जो होगी वो हो भी सकता है ऑर्डर के बराबर और नहीं भी। मोलिकुलैरिटी ऑर्डर के बराबर तब होगी जब आपकी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एलिमेंट्री। अच्छा, एक और चीज, आपकी दो तरह की रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती है एक आपकी कॉम्प्लेक्स और एक होती है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती है,
ठीक है जी। और सिंगल स्टेप में जब भी होगी तो उसकी मोलिकुलरिटी ऑर्डर के बराबर होगी, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं वो एक स्टेप में नहीं, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, जैसे कि SN1 रिएक्शन, उसमें 2 स्टेप लगते हैं, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मल्टी स्टेप होगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इसमें मोलिकुलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं होगी, ठीक। बट अगर ईच स्टेप की जितने स्टेप हैं उसकी मैं काउंट करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, हर अलग स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी ऑर्डर के बराबर होगी, अलग। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैं मोलिकुलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं लूंगा। दूसरी चीज, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, राइट, उनको भी ऑर्डर के बराबर नहीं लूंगा। पर अगर सिंगल स्टेप की बात हो रही है, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन की बात हो रही है, तो उसमें मैं मोलिकुलरिटी को ऑर्डर के बराबर लूंगा और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी मैं ऑर्डर के बराबर लूंगा। अच्छा, मोलिकुलरिटी क्या है? मोलिकुलरिटी को ऐसे समझो, कितने आपके रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने भी आपके रिएक्शन में लिखे हैं वही क्या होगी, आपकी मोलिकुलरिटी होगी। जनरली ऐसा मान के चलो, मान लो 2A + B दिया है तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी काउंट करूंगा, 3। आपको दिया है A + B तो कितनी मोलिकुलरिटी काउंट करूंगा, 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, राइट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या है? बेसिकली सपोज मुझे एक रिएक्शन दे रखी है A से B, ठीक है जी। तो ये जो A और B की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो मुझे बताएगा कौन? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, राइट। अब इसको निकालते कैसे हैं भाई? जब मैंने मान लो A से B कोई रिएक्शन ली, इनिशियल कंसंट्रेशन A की A ले ली, इसकी 0 ले ली, फाइनल में थोड़ा सा क्या होगा, एक कम हो जाएगा तो A - x ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये t = 0 पे, ये t = t पे। तो जब मैं क्या करता हूं, रेट निकालता हूं A की टर्म में, तो हो जाएगा -dA/dt, और B की टर्म में क्या हो जाएगा, dB/dt। यही निकालते थे ना, क्या किससे निकालते थे भाई? इंस्टेंटेनियस रेट से निकालते थे, है ना। तो जब ये रेट निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, A क्या हो जाएगा, A - x/dt। फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे एक, है ना, और यहां से ये क्या आ जाएगा, dx/dt। इसको मैं निकालूंगा, इसको मैं निकालूंगा और इंटीग्रेट करूंगा, तब मुझे मिलेगी क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन टू गिव अ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट, राइट, बहुत बढ़िया जी। तो कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन है, ये सिंपल सी बात है। रेट कांस्टेंट उसमें आ ही जाएगा उसका, और अलग अलग ऑर्डर के लिए होगी, ये 0 ऑर्डर के लिए होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी और सेकंड ऑर्डर के लिए। जनरली हमें यही 3 पढ़ने होते हैं, इसी 3 से सवाल आ जाएगा। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आएगी भाई इसकी, 0 ऑर्डर के लिए आएगी KT = R0 मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल, और R मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टी टाइम, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया जी। तो ये हो जाएगा KT = R0 - RT। अच्छा, इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करूं मैं किस किस का, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टी टाइम वर्सेस टी का, वो क्या आएगा मेरा, स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। और के की यूनिट क्या होगी इसमें, mol/L/s। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, KT = ln R0/R, ठीक है जी। तो R0 ऊपर आएगा, यानी कि इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर, फाइनल क्या आएगी, नीचे आएगी। ये लॉग नेचुरल है, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, KT के बराबर, ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन किसका आएगा, ln RT वर्सेस T का ग्राफ। एक और स्ट्रेट लाइन आता है विच इज log RT, log मतलब टू द बेस 10, ln मतलब टू द बेस E, वर्सेस T का ग्राफ भी क्या आएगा इसमें, स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, बहुत बढ़िया। और यूनिट ऑफ के क्या होगी इसमें, पर सेकंड होगी। अच्छा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगी, KT = 1/A - x - 1/A। A यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, और A - x क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ R के टर्म्स में तो KT = 1/RT - 1/R0, ये आ जाएगा, ठीक है। और 1/RT वर्सेस T का ग्राफ क्या आएगा मेरा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और के की यूनिट क्या आएगी, मोल/मोल लीटर/सेकंड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं कहाँ, आगे, और बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ की बात करूं तो ऐसा टाइम जिसमें मेरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, आधी हो जाए, वो क्या होगा मेरा, हाफ लाइफ। टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए बताऊं तो 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगी मेरी, R0/2 के, R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यह आ जाएगा 0.693 ओवर के, इसमें कंसंट्रेशन आई ही नहीं रिएक्टेंट की, इट मींस
half life of first order reaction is independent of the initial concentration of reactant. right? I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा. और अगर सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर की क्या आएगी, 1/a की, या फिर इसको मैं आर के टर्म्स में लिखूं तो यह आ जाएगा 1/r0 k, है ना. अच्छा, तो टी हाफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में क्या होगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. ऐसी रिएक्शन जो होती तो हायर ऑर्डर हैं पर अपीयर होती हैं फर्स्ट ऑर्डर, उनको क्या कहूंगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऐसा एग्जांपल कौन सा है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, यानी इथाइल एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, सिंपल सी बात है. और इन्वर्जन ऑफ शुगर या फिर केन शुगर, वो क्या होगा मेरा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है. ये होती हैं हायर ऑर्डर, 2 या 3, अपीयर होती हैं फर्स्ट ऑर्डर. सिंपल सी बात है, कोई भी चीज एक्सेस में होगी उसका ऑर्डर में क्या काउंट करूंगा, जीरो ऑर्डर काउंट करूंगा. तो इथाइल एसीटेट को जब मैं वाटर में डालता हूं, वाटर मेरा एक्सेस में होता है, तो क्या होता है भाई, इथाइल एसीटेट एसिड प्लस एल्कोहल देगा, और मेरा रेट क्या हो जाएगा, के इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन इनटू वाटर की कंसंट्रेशन, दोनों की पावर क्या, 1/1. और क्योंकि वाटर एक्सेस में है इसलिए मैं उसको कांस्टेंट लेके चलूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, के डैश इथाइल एसीटेट की पावर 1. ये हो जाएगा क्या मेरा रेट, ये हो जाएगा क्या मेरा रेट. और ऑर्डर इसमें क्या आ जाएगा, इथाइल एसीटेट की जो भी पावर होगी वो क्या आई, 1 आई. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. तो बढ़ जाते हैं आगे. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, कोलिजन थ्योरी की. तो कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, कोलिजन थ्योरी बताती है कि बेसिकली रिएक्शन से प्रोडक्ट बन कैसे रहा है. तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल को कोलाइड करना पड़ेगा, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना पड़ेगा, और उनमें कुछ बॉन्ड जो है वो टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड जो है वो बनेंगे, और उसी से मेरा प्रोडक्ट बन के आएगा. तो सबसे पहले दोनों का कोलिजन जरूरी है, और कोलिजन थ्योरी बताती है कि मैं रेट कैसे बताऊंगा. सिंपल सी बात है. तो कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन पे. अच्छा जी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है और इफेक्टिव कोलिजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे. तो मैंने बताया भाई 2 बंदों को कोलाइड करना ही पड़ेगा, किसके लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. पर सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं, ये जरूरी नहीं है. कुछ ही कोलिजन होते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनको मैंने क्या बताया, इफेक्टिव कोलिजन. राइट, अभी हम बात करेंगे पहले इफेक्टिव कोलिजन की. ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इफेक्टिव कोलिजन की. ठीक है जी, ये इफेक्टिव कोलिजन क्या बोला है, तो कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो करते हैं विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. समझते हैं भाई. तो इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें क्या हो कि कोलाइड करते वक्त उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. हो सकता है 2 बंदे कोलाइड कर रहे हो पर उनमें एनर्जी ही नहीं है, ऐसे करके वापस आ जा रहे हैं, तो वो कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. पर अच्छी खासी एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, कोलाइड करते वक्त वो सही ओरिएंटेशन में होने चाहिए. मान लो कि प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे ही बनता है, और अगर वो कोलाइड ऐसे कर गए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया. तो ऐसे कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे. नेक्स्ट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. क्या है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है क्या, तो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं हमारे, उन सभी को मैंने नंबर ऑफ कोलिजन में काउंट कर दिया. जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, मेरा एक कंटेनर था, कंटेनर में कोलिजन हो रहे हैं भर भर के, तो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उनको मैंने क्या कह दिया, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन. ठीक, पर अगर मैं उसको उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, उस कंटेनर की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करता हूं मैं, ZAB से. ये क्या होता है, ZAB. राइट, बहुत बढ़िया.
और मैंने दो चीज बताई, इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसपे प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हो। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला फैक्टर कवर किया किसने, ई रेज टू द पावर माइनस ए ओवर आर टी ने, और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर किसने कवर किया, इस पी ने। तो इन तीनों ने कोलिजन फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिव एनर्जी ने डिसाइड किया मेरा क्या, रेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कहां बताया था मैंने, ये कोलिजन थ्योरी बताती है भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे एंड इफेक्टिव कोलिजन पे। और इफेक्टिव कोलिजन कौन कौन बता रहा है, ये पी बता रहा है और ये एनर्जी बता रही है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी कौन बता रहा है, जेड तो रेट इन सब पे क्या कर रहा है मेरा, डिपेंड कर रहा है। कौन ने, किसने कहा था, ये कोलिजन थ्योरी ने कहा था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे भाई। तो रेट क्या आ गया मेरा, पी जेड ए बी ई रेज टू द पावर माइनस ए ओवर आर टी। यहाँ पे ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी क्या है मेरा, स्टेरिक या ओरिएंटेशन फैक्टर, और जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो पी क्या है मेरा, स्टेरिक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सिंपल सी बात है। या ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर मतलब मेरे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कैसे भाई, कैसे, अगर मैं एच एच को किसी से रिएक्ट करा रहा हूं, किसी बी आर से रिएक्ट करा रहा हूं, तो बी आर अगर यहां से आएगा तो जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बने, बी आर अगर इस साइड से आएगा तभी एच बी आर बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से, इस तरीके से तो ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आगे बात कर लेते हैं, ईए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ईए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ईए इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन कौन सा है, ऐसे कोलिजन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। दूसरा, उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, उसको क्या कहूंगा मैं, उस तरह के कोलिजन को मैं इफेक्टिव कोलिजन में काउंट करूंगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर आर्हेनियस इक्वेशन। तो अभी मैं क्या पढ़ के आया, ऊपर से पढ़ के आया, रेट जो है वो पी जेड ए बी ई रेज टू द पावर ई ए ओवर आर टी है, ये है ना, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो रेट होता है ये होता है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और यहां पे भी जेड ए बी में आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा भाई जेड ए बी में, ये आ जाएगा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और ये कट जाएंगे, सॉरी के नहीं आएगा, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई आ जाएगा। और यहां से मैं कुछ काटा पीटी करके लाऊंगा तो यही वाली इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो जाएगी के ए रेज टू द पावर ई ए ओवर आर टी, के ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। और ये क्या है, मेरी आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है मेरी, k इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर आर टी। ये इसी को मैनिपुलेट करके आती है, ये इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आती है, सिंपल सी बात है। बाकी उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ। राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से मुझे कुछ कुछ पता लगता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा के बढ़ता है, यानी रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि रेट क्या है मेरा, के ए रेज टू द पावर एक्स और बी रेज टू द पावर वाई। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ रहा है मतलब रेट भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाने पे के घटेगा तो रेट भी घटेगा। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, के ईए पे। तो ईए बढ़ता है तो के घटता है, और के घटता है तो रेट भी क्या करेगा, घटेगा। अगर ईए घटेगा तो रेट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि के क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब इसी इक्वेशन में मैं लोग ले लूं, लोग की जगह बल्कि एलन ले लूं, मैं समझा देता हूं। मैंने लिया के ए ई रेज टू द पावर ई ओवर आर टी, मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, एलन ले लिया। तो एलन के एलन ए माइनस एलन अगर लूंगा ई के साथ तो ई हट जाता, तो ये आ जाएगा ई ए ओवर आर टी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और एलन यानी लोग नेचुरल को जब लोग में कन्वर्ट करता हूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2.303 लोग के 2.303 लोग ए माइनस ई ए ओवर आर टी। तो ये 2.303 से डिवाइड होगा तो लोग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये इक्वेशन कहाँ लिखी है हमारी, यहां पे, ठीक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है जो मेरा के है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और मैं मान लेता हूं एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मेरा के क्या हो जाएगा, ए
ई रेज टू द पावर ई ए ओवर आर टी, तो K1 हो जाएगा ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी वन, और K2 हो जाएगा मेरा ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी टू, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसको मैं मैन्युपुलेट करके लाऊंगा तो मेरा आ जाएगा एल एन K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए ओवर आर 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यही इक्वेशन कहाँ लिखी है मेरी, यहाँ पे लिखी है। बस एल एन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लोग में कन्वर्ट कर दिया, तो 2.303 यहाँ वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, कुछ और चीज एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है। ई ए क्या है मेरी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या होती है, ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। राइट, बेसिकली क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म पोटेंशियल बैरियर या फिर टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, इसको निकालने का फॉर्मूला यहां दिया है, पर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग दे देता हूं। मान लो जी, इसको कह रहा हूं मैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। इस एक्सिस पे मैंने एनर्जी ले रखी है और इस पे ले रखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इस पे एनर्जी ले रखी है और इस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो पहले मैं एक ग्राफ को कवर कर रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है जी, तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ये, और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है भाई आपकी, एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहां तक इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि इतनी एनर्जी जो है रिएक्टेंट को चाहिए, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए, इसी को मैं क्या कहता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब यहां से लेके यहां तक जो जीरो से, ये जीरो है एनर्जी, एनर्जी का क्या है, जीरो। यहां से लेके यहां तक जो भी एनर्जी है उसको मैं क्या कहता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। राइट, बहुत बढ़िया जी। तो ये है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां से लेके यहां तक क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो क्या हुई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो गैप है वो क्या हो गई, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब ये तो रिएक्टेंट को चाहिए एनर्जी, इसलिए इसको क्या कहता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये वाली एनर्जी जो है ये किसको चाहिए, आपके प्रोडक्ट को चाहिए वापस जाने के लिए रिएक्टेंट में, अगर रिवर्सिबल हुई रिएक्शन तो ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट को भी कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। आई होप आप सभी को एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, या इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे भी कह सकता था मैं, या फिर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये सबसे हायर एनर्जी होती है, तो ये जगह सबसे अनस्टेबल होती है, और जैसे ही बनेगी वैसे ही टूट जाएगी। राइट, बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसा रहेगा भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी। एक्सोथर्मिक एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कितनी होगी, इतनी एनर्जी क्या हो गई, रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या चाहिए, रिएक्टेंट को जो चाहिए एनर्जी वो क्या है, ये वाली, यहां से यहां तक। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, या फिर कहूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। राइट राइट। और ये क्या है आपकी, ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, जो किसको चाहिए भाई, प्रोडक्ट को चाहिए कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट में। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये जो एनर्जी है ये क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे कर सकता हूं ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, या फिर कह सकता हूं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। राइट, बहुत बढ़िया। बढ़ जाते हैं आगे। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जब मैं कैटलिस्ट डालता हूं तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये कुछ ग्राफ है भाई, अगेन आपका क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। इस साइड एनर्जी ले ली, इस साइड क्या ले लिया, रिएक्शन पाथ या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्टेंट है आपके, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। रिएक्शन जो है वो एक्स से कहाँ जा रही है, वाई में जा रही है। एक्स से कहाँ जा रही है, वाई में। एक्स क्या है, रिएक्टेंट है, सिंपल सी बात है। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ये जो सॉलिड लाइन से बनाया है ये पहले था, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी पहले, है ना।
बहुत बढ़िया। और ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, राइट, यानी एक्स से वाई जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो ये थी, और वाई से एक्स जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो ये थी। अब मैंने क्या करा, कैटलिस्ट डाल दिया। तो जैसे ही कैटलिस्ट डाला मेरे को दूसरा पाथ मिल गया, पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही क्या रहे, सेम रहे। और अब देखोगे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर गई, कम कर गई, इतने से रह गई। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की हो गई। तो अब कम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड है, तो रेट क्या कर जाएगा, रेट बढ़ जाएगा ना मेरे भाई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या कहा, इसको कह दिया ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटेलाइज्ड रिएक्शन की, और ये वाली यहां से यहां तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की। अब देखते हैं जी, ये है EAU एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, EAC एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और यहां से अगर मैं इसी में रिएक्शन में लिखूं, के क्या था मेरा, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ये था। तो अनकैटलाइज्ड का क्या हो जाएगा, ए ई रेस टू द पावर ई ए यू ओवर आर टी। सेम टेम्परेचर पे कर रहा हूं जी, है सेम टेम्परेचर पे। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी मेरी अनकैटलाइज यानी कैटलिस्ट नहीं डाला था तो क्या था रेट, या रेट कांस्टेंट क्या था, के यू था। और अगर जब मैं क्या करता हूं, कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, के सी इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर ई ए सी ओवर आर टी, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो के यू बाय के सी क्या हो जाएगा मेरा, ए से ए कट जाएगा, ई ए यू माइनस बाई आर टी है, डिवाइडेड बाय ई, ये है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगी आपकी वैल्यू ई, तो ये आ जाएगा ई ए सी आर टी माइनस ई ए यू ओवर आर टी। जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐसा ही हुआ होगा कुछ। और ये क्या हो जाएगा, ई 1/RT ई ए सी माइनस ई ए यू, ऐसा कुछ हो जाएगा, के यू बाय के सी। चाहो तो आप इसको के सी बाय के यू लिख लो। तो के सी बाय के यू क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर ई ए यू माइनस ई ए सी ओवर आर टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो डेल ई ए बाय आर टी, और एल एन ले लोगे दोनों साइड तो आपका ई जो है वो हट जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था कैटलाइज्ड बाय अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू सो मच, सायोनारा, राइट। और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल को एज वेल एज इंस्टाग्राम को भी, या यूट्यूब को भी, या और अदर प्लेटफॉर्म को भी इन लिंक्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड दीज आर आवर चैनल, राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू सो मच, सायोनारा।